क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन इमारतें सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा हो सकती हैं? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम प्राचीन भारतीय सूर्य मंदिरों के आर्किटेक्चर, उनके ब्रह्मांडीय महत्व और उनके शानदार इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमेशा से ब्रह्मांड को समझने का एक कमाल का तरीका रहा है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए जरा इस खूबसूरत कोट पर गौर करते हैं। हिंदू मंदिर एक सौंदर्यपूर्ण आवरण में ब्रह्मांडीय प्रतीकाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? दरअसल प्राचीन निर्माताओं ने आर्किटेक्चर को सिर्फ चार दीवारों के रूप में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के एक मिनिएचर या छोटे रूप की तरह देखा। ये एक ऐसा गहरा नजरिया है जो इन स्मारकों को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल देता है। तो आज हम किन चीजों पे बात करेंगे? हम शुरुआत करेंगे पत्थर में अंकित ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट से, फिर जानेंगे ललितादित्य और करकोटा वंश का इतिहास, मार्तंड की वास्तुकला की बारीकियां, भारत के अन्य सूर्य मंदिरों की झलक, और आखिर में बात करेंगे इनके पतन, विनाश और आज के समय में इनके विरासत और संरक्षण की। तो चलिए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। पत्थर में अंकित ब्रह्मांड एक वृहद रूप। यहाँ हम उस पवित्र ज्यामिति या सेक्रेड ज्योमेट्री पर बात करेंगे जो इन मंदिरों का असली बेस है। अब वास्तु पुरुष का ये कॉन्सेप्ट वाकई कमाल का है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक एक मंदिर का स्ट्रक्चर सीधे इंसान के शरीर से मेल खाता है। जरा इमेजिन कीजिए, मंदिर का जो दरवाजा है वो मुंह है और ऊपर का हिस्सा कंधे हैं। और सबसे अहम बात, सेंटर में रखी वो मूर्ति जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, वो इस शरीर की आत्मा या आत्मन है। आर्किटेक्चर और आध्यात्मिकता का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है ना? और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इन सभी मंदिरों के पीछे एक यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय ग्रामर या कॉस्मिक रूल बुक काम करती है। उदाहरण के लिए, मंदिर का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना यह तय करता है कि सुबह की पहली किरणें सीधे मंदिर को रोशन करें। जो 7 घोड़े हैं वो 7 दिनों या सूर्य की 7 किरणों को दर्शाते हैं, और 12 पहिए वो साल के 12 महीनों का प्रतीक हैं। इसके अलावा आसपास जो पानी के कूंड होते हैं वो असल में ब्रह्मांडीय महासागर यानी समुद्र मंथन वाले आइडिया को दिखाते हैं। लिटरली ये वास्तुकला के जरिए टाइम और स्पेस की कैलकुलेशन है। वास्तुकला की इन गहरी बातों के बाद अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है ललितादित्य और करकोटा, एक सूक्ष्म रूप जहां हम 8वीं सदी के एक बेहद पावरफुल ऐतिहासिक चेहरे पर फोकस करेंगे। 8वीं सदी का ये टाइमलाइन देखिए। करकोटा राजवंश की शुरुआत 625 ईस्वी में हुई। फिर 711 ईस्वी में जब अरब सेनाओं ने सिंध पर कब्जा किया तो माहौल बहुत टेंस हो गया था। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 724 ईस्वी में, जब राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का शासन शुरू होता है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी इतनी शानदार थी कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में अरबों के गवर्नर जुनैद और तुर्कों के मोमिन को बुरी तरह हराया, और यहां तक कि तिब्बतियों को भी झुका दिया। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं था, इसने उस वक्त की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया था। अब जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके शासनकाल की सटीकता। कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की राजतरंगिणी में ये डेटा दर्ज है। ठीक 36 साल 7 महीने और 11 दिन। जरा सोचिए, सदियों पहले का इतना प्रिसाइज, इतना पॉइंट टू पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन वाकई अद्भुत है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, मार्तंड की वास्तुकला, आकाशीय रथ। चलिए ललितादित्य की सबसे बड़ी वास्तुकला की उपलब्धि पर जूम इन करते हैं, जो कश्मीर घाटी के खूबसूरत नजारों के बीच एक ऊंचे पठार पर मौजूद है। मार्तंड सूर्य मंदिर के इन खंडहरों की भव्यता को आज भी बहुत गहराई से महसूस किया जा सकता है। इस पिलर्स वाले बड़े से प्रांगण, जिसे पेरिस्टाइल कहते हैं, इसकी विशालता पर गौर कीजिए। ये देखना अपने आप में एक अलग एहसास है कि कैसे ये सदियों पुराने खंडहर आज भी सुबह की पहली धूप को पूरी तरह से अपने अंदर समेट लेते हैं। ऐतिहासिक डेटा हमें बताता है कि यह कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था। ये गांधार, गुप्त और चीनी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बेहतरीन फ्यूजन था। मेन मंदिर के चारों ओर 84 छोटे मंदिर बनाए गए थे। मुख्य गर्भगृह का डिजाइन एक खास पिरामिड शेप का था, और सबसे कमाल की बात इसकी इंजीनियरिंग। इसे बनाने के लिए विशाल पत्थरों और स्टील के कीलों यानी डॉवल्स का इस्तेमाल किया गया था। ये 8वीं सदी की क्रॉस कल्चरल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, इसमें कोई शक नहीं। कश्मीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने नजरिए को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है भारत के सूर्य मंदिर, एक महाद्वीपीय दृष्टिकोण।
आइए देखते हैं कि सूर्य को लेकर ये जो आर्किटेक्चर का जुनून था वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग तरीकों से कैसे सामने आया। इन दो अलग अलग स्टाइल्स को कंपेयर करना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हमारे पास 11वीं सदी के गुजरात का मोढेरा मंदिर है। वहां की ये बावड़ी देखिए, आर्किटेक्चर और पानी का क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। ये उस ब्रह्मांडीय महासागर को दर्शाता है जिसकी हमने पहले बात की थी। और दूसरी तरफ 13वीं सदी के ओडिशा का कोणार्क मंदिर। इसके ये जो जटिल पत्थर के पहिए हैं, ये कोई आम पहिए नहीं बल्कि एक विशाल सनडायल या धूप घड़ी हैं जो आज भी समय बिल्कुल सटीक बताते हैं। मतलब एक ही कॉस्मिक आइडिया, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने के दो बिल्कुल अलग और शानदार तरीके। और हाँ, आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली सूर्य मंदिर का ये फैक्ट तो आपको हैरानी कर देगा। ये 7वीं सदी का एक ऐसा स्मारक है जो आज भी अलाइव है। यहाँ साल में 2 बार ऐसा होता है कि सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के अंदर आती हैं और देवता के चरणों को रोशन करती हैं। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि उनका एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट यानी खगोलीय समझ कितनी एडवांस लेवल की थी। इतने गौरवशाली इतिहास और इंजीनियरिंग के ऐसे चमत्कारों को देखने के बाद अब हमें एक थोड़े गंभीर टॉपिक की तरफ मुड़ना होगा। 5वें हिस्से में हम बात करेंगे पतन और विनाश, दिग्गजों का पतन। आइए निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने शानदार स्मारकों का अंत कैसे हुआ। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने आसमान से बात करने वाले इन ब्रह्मांडीय यंत्रों को जमीन पर ला गिराया, इन्हें खंडरों में तब्दील कर दिया। जाहिर है इसके पीछे के कारण बहुत जटिल रहे हैं। ऐतिहासिक सोर्सेज बताते हैं कि इस बर्बादी के पीछे कई अलग अलग कारण थे। कुछ कारण तो पूरी तरह से नेचुरल थे, जैसे समय के साथ आने वाले भयंकर भूकंप, मौसम की मार, या अगर कोणार्क की बात करें तो वहां तटीय मिट्टी का कटना और मंदिर की नींव का धंसना। लेकिन कुछ कारण राजनीतिक और धार्मिक भी थे, जैसे 15वीं सदी में शाह मीर राजवंश के शासक सिकंदर शाह मीरी द्वारा मार्तंड मंदिर का जानबूझकर किया गया विध्वंस। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर इन विशाल संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। इतिहास के इस पतन को समझने के बाद अब हम अपने आज के समय में वापस लौटते हैं। हमारे आखिरी हिस्से विरासत और संरक्षण, ब्रह्मांड को सहेजना में हम देखेंगे कि आज इन ऐतिहासिक धरोहरों को कैसे मैनेज किया जा रहा है। आज के समय में अगर हम इन ऐतिहासिक स्थलों को देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ है अरसवल्ली जैसे जीवंत मंदिर जो आज भी खेती किसानी के चक्रों से जुड़े हैं और जहां लगातार पूजा पाठ होता है। वहां की परंपराएं आज भी सांस ले रही हैं। और दूसरी तरफ हैं पुरातात्विक स्मारक जैसे मार्तंड और कोणार्क, जिनका ऐतिहासिक रूप से संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मॉडर्न टाइम में इस संरक्षण या कंजर्वेशन के अपने अलग चैलेंजेस हैं। जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, हाल ही में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित मार्तंड स्थल पर एक हिंदुत्ववादी समूह के प्रवेश जैसी घटना सामने आई थी। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इन जगहों का मैनेजमेंट सिर्फ कुछ पुराने पत्थरों को बचाने तक सीमित नहीं है। इसमें पुरातात्विक नियमों, हमारी ऐतिहासिक विरासत और आज के सामाजिक संदर्भों के बीच एक बैलेंस बनाए रखना होता है, जो कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो आखिर में ये बात हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, प्राचीन काल के उन निर्माताओं का ज्ञान और उनकी विजन कितनी एडवांस रही होगी कि उनके बनाए हुए खंडहर तक आज भी सूर्य के रास्ते और ब्रह्मांड की गति को बिल्कुल सटीक तरीके से फॉलो करते हैं। आर्किटेक्चर, साइंस और कॉस्मोलॉजी का ऐसा बेजोड़ संगम शायद ही कहीं और मिले। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको भारत के इन सूर्य मंदिरों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। तो इस बारे में सोचते रहिए और हम मिलेंगे अगली बार।